एहसन साहब, जो 10 दिन आपके एक या दो वज़ीर जो थे वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर से और बाकी लोगों से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे। आप लोग इसको पब्लिक नहीं थे कर रहे, लेकिन नेगोशिएशंस हो रही थी। संगजानी की जगह की भी दावत दी गई। इमरान ने माना, बाद में बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। इमरान की रिहाई वाले इशूज़ के ऊपर भी आप लोगों ने आपस में इंगेज किया कि टाइम फ्रेम के ऊपर इतफाक़ राय कर लेते हैं, कब तक रिहाई हो सकती है। ये सारा मैंडेट आप आगे के लिए क्या सोचते हैं, हिकमत अमली क्या है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? अगर ये डूएबल ऑप्शन है तो ये बेहतर रास्ता है, इसको इख्तियार करना चाहिए अभी भी आपको। देखिए ना, बात यह है कि आप पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं पॉलिटिकल लोगों आपने से। किया डायलॉग? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने कई दफ़ा किया। अब मिसाल के तौर पे जब 26वीं मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान और अली जब गंडापुर के 26वीं दरमियान तरमीम अनअनाउंस्ड कोई 7-8 मीटिंग जब हम 26वीं आईनी तरमीम कर रहे थे तो पीटीआई ने और जेयूआई ने कहा कि आप अगर रुक जाएं तो हम इसमें अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं। हमने मौखर कर दिया। 1 महीना तक पार्लियामान की कमेटी बनी, तमाम पार्टीज शामिल थीं, उसमें डायलॉग हुआ और पीटीआई की टीम ने इत्तफाक राय से जो आखिरी मुसवदा था उस पर इत्तफाक किया। ठीक है, एक कंसेंसस हो गया। जेल में गए, उनके बानी ने वीटो कर दिया। अच्छा, अब है कि यहाँ पर बानी नहीं है, एक सुप्रीम बानी भी आ गए हैं इस पूरे एपिसोड के अंदर। सुप्रीम बानी कौन आ गए? उनकी अहलिया, वो अब सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पे आ गई। उन्होंने खान साहब को भी ओवर रूल कर दिया। खान साहब संगजानी पे मान गए थे, खुद पीटीआई वाले कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉस हैं या सुप्रीम बानी है उन्होंने ओवर रूल किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम डी चौक में जाएंगे। सेटबैक हो गया पीटीआई को। उन्होंने अपने प्लसेस और माइनसेस, प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर सही जायज़ा नहीं लिया। डी चौक में आना काम आसान था, उसको सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल था, जिसका उन्होंने जायज़ा नहीं लिया। लेकिन सर, वो सवाल पीछे रह गया। आप लोगों ने पोलिटिकली इंगेज किया। मोहसिन नकवी आपके भी वज़ीर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब जाने जाते हैं। उधर से बैरिस्टर गौहर अली मीन गंडापुर सीएम भी हैं और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस चैनल को इस्तेमाल करते हुए रास्ता निकाला जा सकता है। अफरा तफरी हमने तो नहीं बर्दाश्त पूरी कर सकते। कोशिश की। और जैसे आपने कहा कि मुज़ाकरात हुए, हर दफ़ा होते हैं। जब भी कोई भी हुकूमत होती है, कोई भी इस तरह मुज़ाहरा करना है तो आप उसके साथ मुज़ाकरात का चैनल खोलते हैं। अब जब फैज़ाबाद का धरना था उस वक्त भी मुज़ाकरात के चैनल खुले थे। जब उससे पहले फजल रहमान साहब का धरना था उसमें भी मुज़ाकरात हुए थे। जब ताहिरुल कादरी का धरना था, इमरान खान साहब का 2014 का था, उसमें भी मुज़ाकरात होते रहे। पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात होते रहे, हम उसके अंदर शरीक रहे। लेकिन बात यह है कि आप मुज़ाकरात तभी नतीजा खेज़ कर सकते हैं कि जब पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लोगों के साथ आप करें। लेकिन जहाँ पर खान साहब और उनकी अहलिया बानी और सुप्रीम बानी जो हैं वो अपनी अना की सियासत कर रहे हों और वो पॉलिटिकल एडवाइस को जो उनकी टीम करे उसको देखिए। जब 2014 में क्या हुआ, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ सर। अगस्त 2014 और फैज़ाबाद धरने में और इस वाले में एक फ़र्क बुनियादी ये था कि उन दो धरनों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी। इस वाले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी। वो आज वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी थी तो 126 दिन का धरना, और जब इस्टेब्लिशमेंट सामने खड़ी थी तो 26 ये भी मिनट। मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठ के लिखा होना है, कहना साढ़े बगैर गया सी देख 26 मिनट नहीं कटे हमारे साथ था। ये तो लोगों की जीनियस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए फ़र्क क्या है। जब अगस्त 2014 में इन्होंने धरना दिया, आपको पता है कि मेरी एक मीटिंग हुई जहांगीर तरीन साहब के घर पे, हमारे इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे। उसमें जहांगीर तरीन साहब थे, असद उमर साहब थे, मेरा शाह महमूद कुरैशी थे, गालिबन जावेद हाशमी, सारी टॉप लीडरशिप। उस रात ये ख़बर थी कि जी ये अपना धरना जो है ना पार्लियामेंट हाउस पे और इधर चढ़ाई करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा उस मीटिंग में कि क्या आप चढ़ाई करने वाले हैं? वो कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर असद उमर एक टीवी के प्रोग्राम पे गए, वहाँ पर भी किसी ने उनसे पूछा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो कहते हैं कि वो जब वापस आए तो शेख साहब ने शायद खान साहब के कान में कुछ फूंका या क्या, उन्होंने ऐलान कर दिया जी हम चढ़ाई करने लगे। देखिए ना, पूरी पॉलिटिकल क़यादत उनकी कह रही थी कि एब्सोल्युटली नॉट, हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि चढ़ाई करें पार्लियामेंट पे। खान साहब के कान में फूंक आई, उन्होंने कहा जी उधर जाना। जिस वक्त ये एक मसला है, वो गेट फांग रहे थे उसके वो कटर लेकर पार्लियामान की बिल्डिंग का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में समा टीवी के लाइव बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये हमारा किबला और काबा है, ये पार्लियामान जो है, हम इसकी बेतुकीरी नहीं करेंगे। यहाँ लाइव कह रहे थे। तो हमने जैसे ही प्रोग्राम एंड कर रहे थे तो खबर आनी शुरू हो गई। तो लेकिन उसको उनके क्रेडिट में मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो भागे वहाँ से, कहते थे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, हमारी बात तय हुई थी कि हमने पार्लियामान पे नहीं चढ़ दौड़ना।
तो वो भाग्य वहां से कि मैं जाके इमरान से बात कर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें जहांगीर तरीन साहब थे, असद उमर साहब थे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थे और बाकी सारे थे, सब ने बाजमात कहा जी अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम हमला करेंगे। उसी रात खान साहब ने कहा जी हम हमला कर दिया। सो ये प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल डायलॉग है आप किससे करें। लेकिन आप आगे क्या देखते हैं, आपको इंगेज तो सियासी तौर पे करके रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जो ये हम सड़कों के ऊपर धींगा मुश्ती है ना, ये पाकिस्तान के लिए नुकसान। मेरा ख्याल है कि अब ये बड़ी एक हद होती है ना हर चीज़, वो होता है एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जब आप एक चीज़ को तवातर के साथ ओवरडू करते हैं तो फिर उसके आपको डिविडेंड नहीं मिलता बल्कि डिमिनिशिंग रिटर्न होने शुरू होते हैं। मेरा ख्याल है कि अब जो धरने की सियासत है ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की ज़ुमरे में आ गई है। देखिए लोगों ने पंजाब में ठीक है हुकूमत थी, हुकूमत ने रोका होगा लोगों को, लेकिन फिर भी जितना पीटीआई दावा करती है तो कुछ तो कोई कंसिडरेबल वहाँ पर रिएक्शन ही होना चाहिए था, कुछ नहीं है। क्यों? लोगों ने कहा है कि भाई ये मनफी सियासत बंद करो, मुल्क को चलने दो। देखिए लोगों को नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न ले रही है, पाकिस्तान में एक उम्मीद दोबारा पैदा हो रही है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई मुल्क को चलने दो। एहसन साहब लेकिन पॉपुलर सपोर्ट उसके साथ है, अगर ये कहें कि उसके साथ पॉपुलर सपोर्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ा। देखिए अगर पॉपुलर सपोर्ट, ओनली इशू इज जिसमें आप लोगों को लीड रहनी चाहिए, आप हुकूमत में है, हुकूमत उसके साथ एक ऐसा तस्फिया वाला रास्ता निकाले जिससे हम इस फसाद से निकल जाए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जेलों के अंदर जितने दहशत गर्द हैं जो दहशत गर्दी कर रहे हैं सबके साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए। आप इमरान को और दहशत गर्द को एक जैसा समझते हैं? आप मुझे बताएं कि जो बॉर्डर के ऊपर एक पुलिस की चौकी पर हमला करे उसको तो आप कहते हैं दहशतगर्द, और जो जीएचक्यू पे हमला करे, जो कोर कमांडर हाउस को जला के राख कर दे, जो फ़ज़ाइया के छौनियों पे हमला करे, जो शोहदा की यादगारों को मसमार कर दे और एक दिन में कलेक्टिव टारगेटिंग करे, जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ वो मुहिम चलाए कि जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भी आज तक नहीं चला सके, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? सर सोशल मीडिया जो कैंपेन में जो कुछ लिखा जा रहा है ना, मुझे उसके ऊपर बहुत अफसोस है, क्योंकि हमारा एक साउथ एशिया का कल्चर था जिसमें बड़े और छोटे का लिहाज था, इज्जत थी। फौज के लिए कभी वो लफ्ज़ नहीं थे बोले जाते, जो मर्जी हो, जनरल ज़्यादा दौर में भी नहीं थे बोले जाते जब लोगों को कोड़े मारे जाते थे। तो लेकिन ये चोर डाकू की गिरदान सिखाने में कुछ लोगों ने रोल अदा किया था, कई मीडिया सेल्स बनाए गए थे इस काम के लिए। हमने बहुत बुरा भला सुना है उस ज़माने में, बाकायदा ट्रेनिंग की गई थी लोगों को कि कैसे अब्यूज़ करना है ताकि यहाँ बैठ के कोई सवाल ना करे, बोले नहीं। तो हमें अपना लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए। अभी भी जो कुछ कर रहे हैं सही नहीं कर रहे, तो हमें अपना 40-50 साल बाद पाकिस्तान को कैसा देखना है उसके ऊपर आज फिक्र करनी जी सही है आपकी बात ही। लेकिन देखिए ना इसकी जिम्मेदारी किसी एक फरीक पे तो नहीं आती ना कि कलेक्टिव नाकामी थी हमारी, पहले भी थी आज भी है। अगर एक फरीक मुसलसल, देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आपको बताऊं बड़ी पुराना, जहाँ 2010 में एक कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी में, मैं और खान साहब इकट्ठे उसमें थे, मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहा था और ये पीटीआई की कर रहे थे। हम 3 दिन इकट्ठे, खाना पीना इकट्ठा, कॉन्फ्रेंस इकट्ठी, हर चीज़, मुलाकातें जो सरकारी उधर होती थी वो इकट्ठी। तो मैं जब वापस आया तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपका कैसा रहा तजुर्बा। मैं कहा भाई मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इनका जो ईगो है ना वो माउंट एवरेस्ट से टॉल मैंने महसूस किया। तो जिस शख्स की अना इतनी बड़ी हो तो वो अपनी अना की भींट हर चीज़ को चढ़ा सकता है। अभी आप देखिए ना कि अपनी अना की खातिर अपने मासूम कारकुनों को फिर एक दफ़ा गिरफ्तार करा दिया, 9 मई को कितनों का कैरियर तबाह कर दिया, कितनों की तालीमी उनका कैरियर तबाह करा दिया, उनसे वो कुछ करवाया कि जो आज उसकी सज़ाओं में वो जेलों में पड़े हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए नरमी रखिएगा, ये मेरी भी तो मेरा जेन्युइन वर्कर है उसके लिए जी, तो मेरा मकसद है कि आप अपने पॉलिटिकल वर्कर को फॉर्डर ना बनाएं। हमने इमरान खान साहब का वक्त भुगता है ना, आप मुझे बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने पॉलिटिकल वर्कर को फॉर्डर बनाया था या लीडरों ने कुर्बानी दी? नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, मरियम हमजा, ख्वाजा आसिफ, मैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, नेम एनीवन, टॉप टियर, हम सब जेल में गए। हमने कारकुनों को उस ईंधन में नहीं फेंका। इंटरव्यू के लिए आपके लीडर नहीं थे मिलते, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता था तेरी अड्याला में ड्यूटी लगानी है, आइंदा से वहीं से इंटरव्यू। तो मकसद है कि हमने लीडरशिप ने कुर्बानी दी, हमने कारकुनों को उस आग के अंदर नहीं धकेला। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।